3, 2, 1. Our new topic in staffing chapter is component of staffing. कंपोनेंट का अगर अपन मीनिंग देखें तो पार्ट्स, स्टाफिंग के पार्ट क्या है, तो यहां पे स्टाफिंग के 3 पार्ट है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ये अपन ने थोड़ा बहुत देख लिया। अब अपन यहां पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग को डिटेल में देखेंगे कि रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है और किस तरीके से अपन रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट का एक सिंपल सा मतलब है, रिक्रूटमेंट मींस इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग, ठीक है, इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। ठीक है, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में अकाउंटेंट की 10 पोस्ट निकली, तो वहां पे रिक्रूटमेंट अगर मैं कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आओ आओ आके अप्लाई करो जॉब के लिए। रिक्रूटमेंट इसी को कहते हैं। क्लियर है? तो रिक्रूटमेंट मींस इंड्यूसिंग, इंड्यूस करना, सामने वाले को इन्वॉल्व करना, अट्रैक्ट करना, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट करो, ठीक है, टू अप्लाई फॉर द जॉब, ताकि वो जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें। क्लियर है? तो अब रिक्रूटमेंट मतलब क्या, कि कंपनी में जो जॉब है उसके लिए लोगों से अप्लाई करवाना। क्लियर है? मतलब बाहर से लोगों को या कंपनी के अंदर के कुछ लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करें। अब यहां पर रिक्रूटमेंट का मतलब अपन को समझ में आ गया। रिक्रूटमेंट 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या है, मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब निकली, ठीक है, मेरी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब निकली, तो अब हो सकता है कि मेरी कंपनी का ये क्लर्क था, ठीक है, मेरी ही कंपनी का एक क्लर्क था, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसके पास क्वालिफिकेशन भी थी, लेकिन वो अकाउंटेंट के लिए उस समय एलिजिबल नहीं था, वो एलिजिबल है। ठीक है, तो मैंने उसको क्या बोला कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको जॉब दे रहा हूं अकाउंटेंट की। तो यहां पर वो क्लर्क ने क्या करा, वो क्लर्क ने जॉब के लिए अप्लाई करा। ठीक है, तो कंपनी के बाहर से कोई बंदा आया क्या? बिल्कुल नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है? और एक अपन एग्जांपल देख लेते हैं कि अकाउंटेंट की जॉब निकली, मैंने क्या करा, मैंने न्यूज़पेपर में छपवाया, मैंने न्यूज़पेपर में छपवाया और बाहर से मेरे पास बहुत सारे लोग आए। ठीक है, अच्छी खासी डिग्री थी, सब कुछ था, किसी ने प्रोफेशनल कोर्स करके रखा था, सब कुछ था। मैंने बाहर से कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उन्होंने अप्लाई करा, उनकी जॉब लग गई। तो ये जो लोग आए बाहर से जॉब करने, क्या ये कंपनी के अंदर के थे? नहीं, ये बाहर से आए तो ये हो गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी डिटेल में देखते हैं अपन। ठीक है, अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब कंपनी के अंदर से ही अपन कैसे लोगों से अप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसफर, ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर मींस, अच्छा ये 2 वर्ड से बहुत फैमिलियर हो गया आप पहले से ही, एक ट्रांसफर और एक प्रमोशन, ये जनरल वर्ड अपन बचपन से सुनते हुए आते हैं ना। ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, ट्रांसफर मीन शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर विथ सेम अथॉरिटी एंड सैलरी। ठीक है, जैसे कि कोई क्लर्क था, ठीक है, कोई क्लर्क है, मेरी कंपनी का एक क्लर्क है, ठीक है, उस क्लर्क को मैंने परचेज डिपार्टमेंट से उठाकर सेल्स डिपार्टमेंट में रख दिया। मतलब परचेज डिपार्टमेंट में वो पहले क्लर्क का काम किया करता था, वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेगा, तो वो क्लर्क था, क्लर्क ही है। क्लियर है? ना उसकी जॉब पोजीशन बदली, ठीक है, ना उसकी शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर, मतलब उसकी अथॉरिटी भी चेंज नहीं हुई। वो क्लर्क था, परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में भी क्लर्क है, उसकी अथॉरिटी चेंज नहीं हुई, मतलब पावर टू टेक डिसीजन चेंज नहीं हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं हुई है, ठीक है, सैलरी भी चेंज नहीं हुई है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर। ठीक है, जनरली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ब्रांच टू ब्रांच भी हो सकता है। जैसे मेरी एक ब्रांच सपोज भोपाल में है, एक ब्रांच मेरी सपोज उज्जैन में है, एक ब्रांच सपोज मेरी इंदौर में है, तो मैंने कुछ एम्प्लॉयज को यहां से ट्रांसफर कर दिया उज्जैन या इंदौर के ब्रांच में। क्लियर है? तो ऐसा भी ट्रांसफर हो सकता है। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि ट्रांसफर में अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम, और
रेस्पॉन्सिबिलिटी ये चेंज नहीं होती है। क्लियर है? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी ये चेंज नहीं होगा। जब क्या हो रहा होगा? जब ट्रांसफर हो रहा होगा। लेकिन प्रमोशन में थोड़ा फर्क होता है। प्रमोशन में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में क्लर्क था, ठीक है, वो क्लर्क बहुत अच्छा क्वालिफाइड था, सब कुछ था, बहुत सही था। तो मैंने क्या करा, मैंने उस क्लर्क को अकाउंटेंट बना दिया क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था। ठीक है, मैंने उस क्लर्क को अकाउंटेंट बना दिया। तो अब वो क्लर्क था, उस समय उसके अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन कुछ और था। अब जब वो अकाउंटेंट हो गया, उसके पावर टू टेक डिसीजन कुछ और है। ठीक है, मतलब उसकी अथॉरिटी हाई हो गई। तो यहां पे इसको अपन प्रमोशन कहेंगे। ठीक है, या अपन पुलिस डिपार्टमेंट में बात करें, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल हो जाना, हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर हो जाना, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हो जाना, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है प्रमोशन का, जहां पे अथॉरिटी पावर ये इंक्रीज होती है। क्लियर है? और साथ ही साथ सैलरी भी बढ़ती है ना, सैलरी भी बढ़ती है। प्रमोशन इट रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर विथ हायर अथॉरिटी। क्या रहेगा वहां पर? दोबारा क्या रहेगा वहां पर? हायर अथॉरिटी। ठीक है, मतलब ज्यादा अथॉरिटी रहेगी, ज्यादा पावर टू टेक डिसीजन रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम ज्यादा करना रहेगा, साथ ही साथ लेकिन उसके लिए भाई आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। क्लियर है? तो प्रमोशन के समय आपकी जॉब पोजीशन शिफ्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह विथ हायर अथॉरिटी, हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हायर सैलरी। और ट्रांसफर में आपकी जॉब पोजीशन चेंज होती है एक जगह से दूसरी जगह विथ सेम अथॉरिटी, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेम सैलरी। क्लियर है? तो अब लेकिन यहां पर ये तो हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब बाहर से अपन किस तरीके से लोगों को बुला सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी में आके जॉब्स के लिए अप्लाई करो। ठीक है, देखते हैं। टोटल 10 उसके वेस है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ये तो अपन ने देखा कि कंपनी के अंदर से ही अपन ने प्रमोशन कर लिया या ट्रांसफर कर लिया। क्लियर है? मतलब मुझे जरूरत थी उज्जैन वाली ब्रांच में कुछ एम्प्लॉयज की, भोपाल वाली ब्रांच में ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। ठीक है, एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड। तो मैंने भोपाल वाली ब्रांच से कुछ एम्प्लॉयज को उज्जैन वाली ब्रांच में ट्रांसफर करवा दिया। क्लियर है? तो ये मतलब कंपनी के विद इन द कंपनी जब वैकेंसीज फिल होने लगे तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आप बाहर से बुलाएंगे, कैसे बुलाते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब बाहर से, एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर से। ठीक है, तो सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस होता है, ठीक है, जैसे मेरी कंपनी है, अब मुझे चाहिए प्यून या स्वीपर चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए। तो मैंने क्या करा, ऑफिस के गेट पे लगा दिया प्यून रिक्वायर्ड, ठीक है, या स्वीपर रिक्वायर्ड। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा वो अंदर चला जाएगा और बात कर लेगा, इंटरव्यू दे देगा। ठीक है, इंटरव्यू देगा, है ना, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू नहीं देगा, इंटरव्यू वो भी देगा। पता चला चोर निकला बाद में तो फिर गलत हो जाता है, ऐसा है ना। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस, मतलब ऑफिस के गेट पे, डायरेक्ट बिल्कुल गेट पे लगा दिया नोटिस कि हमको ये रिक्वायर्ड है। क्लियर है? और इंटरेस्टेड पर्सन कैन वॉक इन फॉर इंटरव्यू। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा जिसको लगता है कि वो प्यून या गार्ड, है ना, गार्ड की नौकरी कर सकता है, तो वो डायरेक्टली अंदर चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली अंदर चला जाएगा। जनरली इट इज फॉर स्वीपर, प्यून और सिक्योरिटी गार्ड। क्लियर है? तो यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, फर्स्ट वे था। सेकंड वे कैजुअल कॉलर। कभी कभी ऐसा होता है बैंक्स वगैरह में या कुछ ऑफिसेज वगैरह में कि जहां पर रिसेप्शन होता है वहां पर कुछ लोग जो कैंडिडेट मतलब जो जॉब करना चाहते हैं अपना रिज्यूम छोड़ के चले जाते हैं कि जब भी वैकेंसी निकले तो हमें कॉल करिएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे कंपनी ने 2020 में मतलब वैकेंसीज निकाली, ठीक है, 1000 वैकेंसी निकाली। ठीक है, कितनी वैकेंसी निकाली? 1000 वैकेंसी निकाली। अब 1000 वैकेंसी के लिए आ गए कितने लोग? 1300 लोग अप्लाई करने आ गए थे। ठीक है, तो 1300 में से 1000 को तो सिलेक्ट कर लिया, 300 को हमने वापस भेज दिया था। तो उन 300 को हमने किस में रखा? वेटिंग लिस्ट में रखा था। उन 300 एम्प्लॉयज को, उन 300 कैंडिडेट को हमने किस में रखा था? वेटिंग लिस्ट में रखा था कि अगर आगे वैकेंसी निकलेंगी तो हम आपको बुला लेंगे। तो
वो जो लोग जो रिसेप्शन पे अपनी फाइल छोड़कर गए थे और ये जो लोग जो वेटिंग लिस्ट में थी, इनको बोलते हैं कैजुअल कॉलर। ठीक है, तो सुइटेबल कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में कौन दो लोग रहेंगे, एक तो जो लास्ट बार जो वैकेंसीज निकली थी उसमें जो लोग रह गए थे, ठीक है, और साथ ही साथ जो अपना डॉक्यूमेंट अपना रेज्यूम रिसेप्शन पे छोड़ के गए थे, इन विच रेज्यूम लेफ्ट विथ रिसेप्शन। ठीक है, रेज्यूम जो रिसेप्शन पर छोड़ के गए थे लोग, ऑन प्रीवियस ईयर अनसिलेक्टेड कैंडिडेट रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, कैजुअल कॉलर। क्लियर है। अब एडवर्टाइजिंग, ये भाई सबसे पॉपुलर मेथड है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज करवा दो। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में। तो इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, कंपनी सिलेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड कीपिंग इन माइंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल तुम्हें चाहिए क्लर्क, ठीक है, या तुम्हें चाहिए प्यून या गार्ड। अब उसकी न्यूज तुमने हिंदुस्तान टाइम्स में छपवा दी, तो तुम्हें लगता है कि प्यून जैसा जो इंसान रहेगा वो हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर पढ़ता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम एडवर्टाइजमेंट कराएं तो हम उस मीडिया को सिलेक्ट करें कि सामने वाला कैंडिडेट जो हमें रिक्वायर्ड है वो उस चीज को पढ़ता हो। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे कि हमें चाहिए अगर अकाउंटेंट, तो हम चार्टेड अकाउंटेंट जनरल, एक जनरल पत्रिका आती है, उसमें हम एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। क्लियर है। अगर हमें चाहिए बहुत लो रैंक का ऑफिसर चाहिए है, क्लर्क वगैरह हो गया, तो हम जनरली जो न्यूज़पेपर है उसमें हम छपवा सकते हैं। अगर हमें हाई रैंक का ऑफिसर चाहिए है तो आप हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया इन जैसे न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट छपवा सकते हो। क्लियर है। तो हमें बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जॉब है उसके अकॉर्डिंगली हम मीडिया को सिलेक्ट करें। ठीक है, ताकि सामने वाला कैंडिडेट उसको आसानी से पढ़ पाए। समझ में आ गया। तो एडवर्टाइजिंग, इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, कंपनी सिलेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया कीपिंग इन माइंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन। ठीक है, तो जॉब पोजीशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी मीडिया को सिलेक्ट करती है। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात करते हैं। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, क्या होता है वहां पर कि वो ऐसा लिंक काम करते हैं बिटवीन द जॉब सीकर एंड द जॉब प्रोवाइडर। ठीक है, मतलब कि ये सपोज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना, यहां पर जॉब सीकर है और यहां पर जॉब प्रोवाइडर है। ठीक है, तो ये ऐसा लिंक काम करेंगे, मतलब जो जॉब सीकर है वो अपने डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास छोड़ जाएंगे। ठीक है, और इनके पास तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सी कंपनी में किस तरीके के एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है, तो वो इन दोनों के बीच में ऐसा लिंक काम करेंगे और वो जॉब प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो अपनी कंपनी, अगर सपोज अपनी कंपनी है और अपन को एम्प्लॉयज चाहिए, तो अपन रजिस्टर्ड हो जाएंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और जो लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आया करेंगे उनको, अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ऐसा लगता है कि वो एज पर द क्वालिफिकेशन है जो अपन को रिक्वायर्ड है, तो वो अपन को कॉन्टेक्ट करके वो एम्प्लॉयज को अपने यहां साइन कर देंगे। क्लियर है। तो ये ऐसा लिंक काम करता है बिटवीन जॉब सीकर एंड द जॉब प्रोवाइडर। ओके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट ऐसा लिंक बिटवीन जॉब सीकर एंड द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव वैकेंट जॉब पोजीशन। तो जनरली जॉब सीकर अपने बायोडाटा छोड़ के चला जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास, और वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर हमारी कंपनी में वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो वो बायोडाटा हमारे पास ट्रांसफर करता है, हम देख लेते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्लेसमेंट एजेंसी। इनका भी काम सेम है। ठीक है, इनका भी काम सेम है, लेकिन द मेन डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड प्लेसमेंट एजेंसी इज ओनरशिप। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है और प्लेसमेंट एजेंसी की जनरली ओनरशिप प्राइवेट एंटरप्राइज के पास रहती है। ठीक है, इनका भी मेन सेम काम है। प्लेसमेंट एजेंसी ऑल्सो वर्क एज अ लिंक बिटवीन जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर। द ओनली डिफरेंस इज ओनरशिप। These provide nationwide service of matching demand and supply of workforce. These kind of employment exchange are run by private enterprise. तो जनरली ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, प्लेसमेंट एजेंसी,
उसको बोलोगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि दीज काइंड ऑफ मतलब प्लेसमेंट एजेंसी, दीज काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर रन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसके द्वारा रन होगा? गवर्नमेंट के द्वारा। और प्लेसमेंट एजेंसी ये किसके द्वारा रन होगा? ये प्राइवेट एंटरप्राइज के द्वारा रन होगा। क्लियर है? अब यहां पर हमारे 5 सोर्स, हमारे 5 तरीके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के खत्म हुए। अब 6th वन, कैंपस रिक्रूटमेंट। ये बहुत ही कॉमन है, सुना होगा आपने भी पहले, कैंपस सिलेक्शन सुना होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जनरली जो कंपनी का मैनेजर होता है या एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, वो जनरली कॉलेजेस में जाता है, प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है, ठीक है। अब जैसे उनको एमबीए चाहिए तो वो एमबीए के प्रोफेशनल कॉलेज जाएगा, वहां से जो रिसेंटली ग्रेजुएट वहां पर निकले होंगे और पोस्ट ग्रेजुएट निकले होंगे उनके इंटरव्यूज लेगा। अगर उनको लगता है कि सामने वाला बंदा, सामने वाला कैंडिडेट काबिल है जॉब के, तो वो उनको जॉब प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट सीनियर मैनेजर ऑफ कंपनी और एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, दोनों हो सकता है। सीनियर मैनेजर ऑफ कंपनी विजिट professional college to get fresh graduates or the people with latest technological know-how, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है कि जो लेटेस्ट, ठीक है, मतलब कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नो हाउ करने वाले लोग कौन होते हैं? जो रिसेंटली पढ़कर निकले, है ना। तो जैसे अपन अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं, तो अभी जो भी चेंज हुआ एनवायरमेंट में वो अपन को पता है, तो अपन को पता है, इसलिए ये किसके काम आ सकता है? ये कंपनीज के काम आ सकता है। सीनियर मैनेजर ऑफ अ कंपनी विजिट प्रोफेशनल कॉलेज टू गेट फ्रेश ग्रेजुएट और द पीपल विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। दीज आर मोस्ट कॉमन फॉर एमबीए। अरे इसका बहुत प्यारा एग्जांपल 3 इडियट में था। 3 इडियट में राजू रस्तोगी और फरहान कुरैशी और छाछड़, वो तीनों का इंटरव्यू हो रहा था, है ना। वो तीनों का इंटरव्यू होने वाला था, तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट ही था एक्चुअली, ठीक है। वो वायरस नहीं बोलता कि आपका मतलब डिग्री मिलने से पहले आपके सामने जॉब होगी, तो वो जॉब कौन दे रहा था? वो सीनियर मैनेजर ऑफ अ कंपनी ऑफ वेरियस कंपनीज ही प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, मतलब कि अगर अपन को जरूरत है, अगर अपनी कंपनी को जरूरत है, तो अपनी कंपनी के सीनियर मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट के लोग कॉलेजेस विजिट कर सकते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? अब रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में अकाउंटेंट की जरूरत थी, ठीक है। मेरी कंपनी में अकाउंटेंट की जरूरत थी। किसकी जरूरत है? अकाउंटेंट। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, मैंने उन सबको ये इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, कि हमें अकाउंटेंट की जरूरत है। और अगर आपका कोई रिलेटिव, अगर आपका कोई फ्रेंड, अगर आपका कोई नोन पर्सन इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए, तो आप बताना, ठीक है, उनको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, मेनी फर्म्स encourage their employees to suggest the name of their relative, friend, other known people for vacant job position, ठीक है। मतलब कंपनी ज्यादातर प्रेफर करती है कि वो क्या बोले, वो अपने लोगों से बोले, मतलब वो अपने एम्प्लॉयज, प्रेजेंट एम्प्लॉयज से बोले कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्त, जो भी आपका नोन पर्सन है, उनको एक बार बोलो कि यहां पर अकाउंटेंट की जॉब खाली है, अगर कोई करना चाहता है तो कर लेगा, है ना। तो यहां पर कंपनी के अंदर से लोग नहीं आ रहे बनने, है ना। ये कंफ्यूजन में मत रहना कि ये तो इंटरनल सोर्स हो गया, नहीं। कंपनी के इंटरनल लोगों से, इंटरनल एम्प्लॉयज से हम बोल रहे हैं कि आप अपने रिलेटिव, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि अप्लाई करें। तो वो एक्चुअली कंपनी के तो बाहर से ही है ना, इसलिए वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जनरली वो लोग होते हैं जिनका लिंक होता है उनके साथ, जो मतलब बहुत सारे लेबर्स के साथ। जैसे गांव वगैरह में देखा होगा कि ऐसा होता है कि ट्रक में भर के लेबर को लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज इन लोगों को लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, पढ़ते हैं अभी, ठीक है। जॉबर या कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? आर पीपल हु कीप इन टच विथ द लेबर इन विलेजेस, ठीक है, जिनका कॉन्टैक्ट रहता है, अच्छा खासा कॉन्टैक्ट रहता है विलेजेस के लेबर के साथ, ठीक है। They bring labors whenever required in factory or company. तो हमारी कंपनी में जब भी लेबर्स की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, हम वो जॉबर या कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करेंगे। अब वो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू
वो लेबर्स को गांव से लेके आ जाएगा, हमारी कंपनी में काम करवा देगा, हमारा काम निकल गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ध्यान रखना। अब इसके बाद है एडवर्टाइजिंग और टीवी। ये बहुत प्रचलित या बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, न्यू ट्रेंड हो गया है। अ न्यू ट्रेंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू टेलीकास्ट ऑन वेरियस चैनल रिगार्डिंग वेरियस जॉब पोजीशन। ठीक है, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग पोजीशन, जॉब पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन आती रहती है। ठीक है, न्यूज वगैरह में भी आती रहती है। दे टेलीकास्ट द रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विथ क्वालिफिकेशन। तो वो टीवी चैनल्स पर जो अपनी जॉब पोजीशन के बारे में बताते हैं, तो वो उस समय जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अपना सेकंड लास्ट क्या सोर्स हो गया, एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। क्लियर है। अब द लास्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, करंट न्यूज एजेंसी भी है। इट्स इन इंटरनेट वेरियस वेबसाइट्स आर डिजाइन स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब सीकर एंड कंपनी विच हैव वैकेंट जॉब पोजीशन। ठीक है, तो मतलब कि इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट चल रही हैं जिस पर कि इंफॉर्मेशन अपन को पता रहती है, इंफॉर्मेशन इंटर्नशाला, ठीक है, वो भी एक वेबसाइट है। तो वहां पर ऑलरेडी एक ऐसी वेबसाइट है, मतलब जहां पर जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर दोनों का कांटेक्ट रहता है। ठीक है, तो अपन अपना डॉक्यूमेंट, अपन अपना बायोडाटा वो उस वेबसाइट पे फिलअप कर सकते हैं और वो बायोडाटा वो पहुंचाते हैं कहां तक, कंपनी तक। ठीक है, अगर उनको लगता है, कंपनीज को लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट सुटेबल है, तो वो अपन को इंटर्नशाला या फिर कोई सी भी वेबसाइट वो अपन को कांटेक्ट करती है और जॉब के बारे में बताती है। क्लियर है। तो यहां पर अपन ने देखा एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ फायदे हैं। ठीक है, फायदे नुकसान देख लेते हैं दोनों के, इंटरनल के भी एक्सटर्नल के भी। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसके फायदे ये हैं कि इकोनॉमिकल है, मतलब कम पैसों में हो जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में पैसे ज्यादा लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट में, फिर कैंपस सिलेक्शन के लिए जाना है तो वहां सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में, तो ये इकोनॉमिकल है, ये इतना ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। पहली चीज। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ज्यादा चॉइस नहीं है, लिमिटेड चॉइस है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की लिमिटेड चॉइस है, मतलब बहुत कम। अब ऑब्वियस ही बात है कि अकाउंटेंट की जॉब के लिए है, तो अगर मैं देखूंगा दूसरे ब्रांच में या दूसरे डिपार्टमेंट में तो बहुत कम चॉइसेस है मेरे पास सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, एक्सटर्नल सोर्स में अगर मैं एडवर्टाइज करवा दूंगा तो बहुत सारी चॉइसेस आ जाएंगी, तो ज्यादा चॉइसेस हो जाती हैं। ठीक है, ये टाइम कम लगता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में टाइम कम लगता है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के भी फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा क्या है इसका कि बहुत सारी चॉइसेस हो जाती है, फ्रेश टैलेंट आता है कंपनी के अंदर। और नुकसान क्या है कि पैसा या इकोनॉमिकल या टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एक नुकसान और क्या है कि कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आता है, मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ रखे वो नहीं आता है। कंपनी के अंदर ही अंदर प्रमोशन या ट्रांसफर होता रहा है, तो बाहर से जो फ्रेश टैलेंट आना चाहिए वो नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, एक नुकसान और है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, कि जब हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं तो उनको ट्रेनिंग बहुत ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ती है। ठीक है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आए, उसको कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं है, उसको ऑलरेडी कंपनी के बारे में मालूम होता है, तो ट्रेनिंग में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आई होप समझ में आ गया होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग कौन कौन से 3 कंपोनेंट है, या कौन कौन से 3 पार्ट है, या कौन कौन से 3 अंग है स्टाफिंग के, तो कौन कौन से हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट हमने खत्म कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सिलेक्शन देन ट्रेनिंग। ओके, तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करें, मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में। ओके।